अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ़ नवाज़ है। इस वक़्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में 22 दिसंबर की रात 10 बज चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक़्त 23 दिसंबर की सुबह 11 बजे का वक़्त होगा। आज मैं इंतहाई अहम मौज़ू पे बात करूँगा कि बच्चों को पेश आने वाली तलीमी मुश्किलात में उनकी कैसे मदद की जाए। तो सबसे पहले मैं एक वाक़या बयान करता हूँ जी, वाक़या है मार्च 2014 2014 का। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग पे अपने अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया तो टीचर ने बताया जी आपका बेटा जो है, बेटे का नाम अब्दुल शाज़िफ़ है। अब्दुल शाज़िफ़ वो मैथ्स में फ़ेल हो चुका है। उसके 49 मार्क्स आए हैं, 49% मार्क्स आए हैं। लेकिन उसको उन्होंने कहा जी बाकी सब्जेक्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस ठीक है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में उसने, मुझे सही तरह याद नहीं है, बट उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। तो अब जब मैथ्स में फ़ेल हुआ तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो अब मैं अपने बेटे की तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। अब उसको ये शायद वो डर रहा था कि मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं गुस्सा करूँगा इस बात के ऊपर। ख़ैर हम दोनों इस सारे मामले के दौरान जब वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और उसके बाद जब टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग ख़त्म की, तो उसके बाद उठ के फिर हम बाहर गाड़ी की तरफ आए। अब इस दौरान वो मुसलसल मुझे खामोशी से देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, या मैं क्या इस मौके के ऊपर करूँ? तो या उससे क्या बात करूँ? अब मुझे रिएक्शन देने से पहले फिर मैं ये सोचना शुरू हो गया कि ऐसा हुआ क्यों है? अब मेरे बेटे का, जो मेरा बेटा मैथ्स में फ़ेल हुआ है, ऐसी नौबत क्यों आई है? तो मुझे उन मुहर्रकात के ऊपर सोचना था ताकि उस मामले के सद्देबाब किया जा सके। और वो परेशान था कि शायद बाबा को इस बात के ऊपर गुस्सा आएगा और वो रिएक्ट करेंगे और शायद उसको डाँटें या मतलब उसको मारें। ख़ैर मैं उसकी क्लासरूम से लेके गाड़ी तक खामोश रहा, फिर गाड़ी से लेके घर तक बिल्कुल खामोश रहा। अब वो मेरी खामोशी से डर रहा था, लेकिन मैं खामोश इसलिए नहीं था कि मैं उसके ऊपर गुस्सा करना चाह रहा था, बल्कि मैं खामोश इसलिए था कि मैं ये नतीजा अख़ज़ करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि ये नतीजा अख़ज़ कर सकूँ कि आख़िर वो क्या वजूहात हुई कि जिसकी वजह से उसको आज ये जो उसका रिज़ल्ट इस तरह से आया है। तो जब मैंने वो गौर किया तो फिर मुझे समझ आई कि पिछले 4-5 माह से मैंने उसको सही प्रॉपर टाइम नहीं दिया और मेरी कुछ ड्यूटी ऐसी थी कि मैं पिंडी में तैनात था, बट लेकिन मुझे अपने काम के सिलसिले में महीने में कम से कम 3 हफ़्ते मुझे बाहर रहना पड़ता था, और जो 1 हफ़्ता आता था वो भी उसमें भी वीकेंड्स पे आता था और फिर उसके बाद दोबारा वापस चला जाता था। तो इस तरह से मेरे 4-5 माह बहुत मसरूफ़ियत में गुज़रे और मैंने उसकी स्टडी की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दी और मैं समझ रहा था कि मामला बिल्कुल ठीक चल रहे होंगे। तो ख़ैर ये वजह मुझे समझ आ गई कि वजह ये है कि उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिला और शायद उसके लिए अभी मैथ में चीज़ें मुश्किल थी और वो उसको इंडिपेंडेंटली उसको टैकल नहीं कर सका या उन मुश्किलात को वो हल नहीं कर सका। तो लेकिन अब इनका इनका सॉल्यूशन क्या था? इस मसले का हल क्या था? अब जब पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान मैंने टीचर से भी पूछ लिया था कि एक्चुअली मैथ में उसको प्रॉब्लम क्या है? आप कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ पे उसको डिफ़िकल्टीज़ आई हैं या उसको किन एरियाज़ को इम्प्रूव करना है? तो टीचर ने मुझे बताया जी इसका जो मेंटल मैथ है, वहाँ पे इसको डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, वहाँ पे ये एक्चुअली सफ़र किया और उसका रिज़ल्ट वहाँ से ख़राब हुआ है। तो मेंटल मैथ्स बेसिकली इसको आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये बुनियादी तौर पे जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है, जो इसको या उर्दू में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो मुश्किल जमा तफरीक और ज़रब तक़सीम जो एक सादा ज़रब तक़सीम और जमा और इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, बट अगर आप इनको थोड़ा-सा मुश्किल कर दें इन इन ऑपरेशंस को, मैथमेटिक्स ऑपरेशन को, तो मेंटल मैथ इसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेंटल मैथ में थोड़ा-सा जो शाज़िब जो है वो उसकी परफ़ॉर्मेंस ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका रिज़ल्ट मैथ का ख़राब आया है। तो उसके बाद फिर अगले दिन मैं ऑफ़िस में गया, वहाँ पे मैंने जाके बात की अपना, उनको मैंने कहा जी मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैंने तकरीबन ऑफ़िस से, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं, लेकिन मैंने तकरीबन 2 या 3 हफ़्तों की छुट्टी ली और उन 2 से 3 हफ़्तों में फिर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटल मैथ किया। ये दिन के जो 8 से 10 घंटे होते थे, हम वो
کنٹینیوسلی شازف کو بھی چھٹیاں تھیں کیونکہ مارچ کے بعد تو پھر اسکول بند ہو جاتے ہیں اور اگلا نیکسٹ سیشن تک کچھ دن تک اسکول بند ہوتے ہیں، اور میں نے بھی آفس چھٹیاں لے لی تھیں. تو اس میں ہم نے اس کے اوپر مینٹل میتھس کے اوپر بہت ٹائم اسپینڈ کیا، اتنا ٹائم اسپینڈ کیا کہ اس کے بعد پھر مجھے فیل ہونا شروع ہوگا کہ ابھی اس کی جو مشکلات تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. انشاءاللہ وہ جو مینٹل میتھ میں اس کی جو پرابلمس تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. تب پھر اس کو تب تک اس کا اسکول بھی اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں اپنے آفس کے کاموں میں دوبارہ سے بزی ہو گیا. اور پھر ایسے ہوا جو نیکسٹ ایئر اس کا جو ٹرم 1 کا رزلٹ آیا تو اس میں اس نے الحمدللہ میتھمیٹکس میں 100% مارکس لیے. اب اس کو ٹرم 1 میں نے نہیں پڑھایا تھا، اب وہ خود ہی کر رہا تھا، لیکن صرف اس کو ساتھ میں نے وہ چھٹیوں میں ٹائم اسپینڈ کیا تھا مینٹل میتھس کے اوپر. اب اس واقعہ کا خلاصہ اور اس کے بعد میری رائے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ یقیناً تعلیمی میدان میں ان کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں، اور ہر بچے کی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے. اور کچھ بچوں کی صلاحیت جو ہے وہ جو ہے میتھمیٹکس میں بہت اچھی ہے، کچھ کی نہیں اچھی تھی، کچھ جو کمپریہینڈ بڑا کر سکتے اچھا بڑا کر سکتے ہیں چیزوں کو، کچھ کا انالٹک پاور بڑی اچھی ہوتی ہے. تو یہ ہر بچے کی ایک ڈفرینٹ اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی ویکنیسز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں بچوں کے ساتھ بچوں سے ایکسپیکٹیشن بھی ڈفرینٹ رکھنی چاہیے. ہمیں سب کے سب بچوں سے ایک جیسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، سب بچوں سے ایک ہی امید نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک بچے کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے تو دوسرے بچے کا بھی اسی طرح کا اچھا رزلٹ آنا چاہیے. اب ہر بچہ جو ہے اپنے وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق اپنا کیریئر کوئی نہ کوئی بنا لیتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ رزلٹس کے بارے میں پریشانی ہونا چاہیے جب وہ بچے اسکول جا رہے ہوں. ہاں، ان کو اتنا آپ موٹیویٹ کریں کہ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ قائم رہے، یعنی کہ ان کا رزلٹ اتنا اچھا ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو خود کو برا نہ لگے کہ میرا رزلٹ برا آیا ہے، یعنی کہ ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے یا سیلف اسٹیم ہے وہ خراب نہ ہو. اس کے علاوہ بچوں کو رزلٹ کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری اہم بات کہ بچوں کے جو پرابلمز آتے ہیں اس کی روٹ کاز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس مسئلے کی، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم روٹ کاز یا اس کی بنیادی وجہ کو اس کی ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے، شناخت نہیں کر سکیں گے، تو ہم مسئلے کا حل بھی نہیں نکال سکتے. تو یہ تھا جی آج کا میرا ایک ویلاگ چھوٹا سا کہ بچوں کی جو تعلیمی مشکلات ہیں اس میں ان کی مدد کیسے کی جائے. اگر آپ کو یہ میری بات چیت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو.